गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पूर्वी समस्या। विश्व इतिहास के अंदर पूर्वी समस्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो पूर्वी समस्या है वो तुर्की के साम्राज्य के विघटन के बाद जो समस्याएं यूरोप के अंदर आई, वह ये सारी समस्याएं पूर्वी समस्या के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। और उनमें कौन कौन सी समस्याएं रही वो सारी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसको भी जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमको देखने से ये पता चल जाएगा कि पूर्वी समस्या वाकई में थी क्या और किस तरीके से उसने पहले का जो माहौल था और उसको उत्पन्न होने के लिए ये जो समस्या उत्पन्न हुई, क्या क्या कारण मौजूद रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं पूर्वी समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पूर्वी समस्या का अभिप्राय उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली था। लगभग संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र, जिसमें बोस्निया, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, बल्गेरिया आदि तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत थे, परंतु इस क्षेत्र के निवासी धर्म, भाषा और रक्त आदि में तुर्कों से सर्वथा भिन्न थे और तुर्कों ने इन लोगों को अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे उनका शोषण करते रहे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तुर्क साम्राज्य की निर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे। 1815 के बाद तो उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होती गई, क्योंकि साम्राज्य के अधीन कुछ देश स्वाधीन होने के लिए उतावले हो उठे थे। ऐसी परिस्थितियों में तुर्क साम्राज्य का विघटन अवश्यंभावी हो गया था। अतः यह समस्या यह थी कि तुर्क साम्राज्य के पतन के बाद उसका स्थान कौन ग्रहण करे। साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे राज्य हो अथवा तुर्क साम्राज्य को विघटित होने से रोका जाए। इन्हीं समस्याओं को पूर्वी समस्या कहा गया है। पूर्वी समस्या एक गठिया रोग की भांति है जो कभी टांगों को और कभी हाथों को अशक्त करता रहता है। लॉर्ड मॉर्ले के अनुसार पूर्वी समस्या एक प्रकार की वह उलझन है जिसमें विभिन्न रुचि व धर्म की जातियों का प्रश्न निहित है। साउथगेट के अनुसार पूर्वी समस्या उन राज्यों और निवासियों की समस्याओं का समूह है जो डैन्यूब से नील नदी तक बसे हुए हैं। शेपिरो के मतानुसार निकट पूर्वी समस्या को बाल्कन प्रायद्वीप के निवासियों से संबंधित मानना चाहिए। पूर्वी समस्या भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई थी। प्रारंभ में ऑस्ट्रिया ने तुर्की की पतनोन्मुख स्थिति से लाभ उठाना चाहा। बाद में यह समस्या रूस और तुर्की की प्रतिनिधित्व के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी इस समस्या में से जुड़ते चले गए। इस प्रकार यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। इस समस्या को समझने के लिए यूरोपीय महाशक्तियों के हितों और उनकी नीतियों का उल्लेख करना जरूरी है। तो अब इसके अंदर यूरोपीय शक्तियों के स्वार्थ क्या क्या थे, और उनमें भी प्रमुख रूप से रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी। तो उनको हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग रूस की। पूर्वी समस्या में रूस की विशेष रुचि थी। वह कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना चाहता था। यदि ऐसा संभव ना हो तो तुर्की के सुल्तान पर रूस का प्रभुत्व कायम किया जाए, ताकि सुल्तान रूस के आदेशानुसार कार्य करे। रूस की इस नीति का मुख्य कारण यह था कि उसके पास ऐसा कोई समुद्री तट नहीं था जो व्यापार वाणिज्य के लिए 12 महीने खुला रहे। दूसरा कारण, रूस अपनी जल शक्ति में वृद्धि करना चाहता था, इसलिए वह काला सागर तथा उसके जल डमरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने को उत्सुक था। तीसरा कारण, रूस ग्रीक चर्च को मारने वाला था, किंतु इस चर्च के पवित्र स्थान पर तुर्की के अधिकार में थे। अतः रूस इन पवित्र स्थानों को अपने संरक्षण में लेना चाहता था। एक कारण यह भी था कि बाल्कन प्रायद्वीप में स्लाव जाति के लोग अधिक थे तथा बाल्कन रूस का पड़ोसी क्षेत्र भी था, इसलिए धर्म, भाषा और जाति की एक रूपता के कारण दोनों के निवासियों का सांस्कृतिक संबंध भी था। इन सभी कारणों से रूस ने तुर्की के निर्बल
सुल्तान से लाभ उठाकर अनेक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक रूस तुर्की सीमा की ओर निरंतर बढ़ता रहा और तुर्की साम्राज्य को कमज़ोर बनाने में योगदान करता रहा। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। पूर्वी समस्या में इंग्लैंड की रुचि के मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला, इंग्लैंड को इस बात का भय था कि तुर्क साम्राज्य पर रूस का प्रभुत्व हो जाने से उसके एशियाई साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस भय के कारण इंग्लैंड ने तुर्क साम्राज्य को बनाए रखने की नीति अपनाई थी। वह चाहता था कि तुर्की सुल्तान अपने साम्राज्य को यथावत बनाए रखे तथा रूस को आगे बढ़ने से रोके। दूसरा, इंग्लैंड अपने व्यापारिक हितों के कारण भी तुर्की साम्राज्य को बनाए रखना चाहता था, क्योंकि तुर्क साम्राज्य पर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व हो जाने से इंग्लैंड को अपने व्यापारिक हितों को हानि पहुंचने की आशंका थी। अब बात करते हैं हम लोग, तीसरा राष्ट्र है ऑस्ट्रिया। पूर्वी समस्याओं में सबसे अधिक रुचि रखने वाला देश ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ था, अतः समुद्र तक पहुंचने का मार्ग चाहिए था जो उसे तुर्की में से होकर ही मिल सकता था। इससे न केवल उसे व्यापारिक लाभ था, अपितु साम्राज्य विस्तार में भी आसानी हो जाती। ऑस्ट्रिया का मुख्य व्यापार डैन्यूब नदी से होता था, इसलिए ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि डैन्यूब के मुहाने पर काला सागर पर रूस का प्रभाव स्थापित हो। उधर बाल्कन में सर्बिया के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में ऑस्ट्रिया अपना हित समझता था, क्योंकि यदि सर्बिया की जाति अपने आंदोलन में सफल हो जाती है तो ऑस्ट्रिया में रहने वाली स्लाव जातियाँ भी उससे प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर सकती हैं। चूँकि रूस सर्व स्लाव आंदोलन को गुप्त रूप से प्रोत्साहित कर रहा था, अतः ऑस्ट्रिया की यह नीति थी कि रूस को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका जाए तथा सर्बिया के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल दिया जाए। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस पूर्वी समस्या में रुचि का कारण उसका राजनीति से अधिक धार्मिक एवं व्यापारिक था। तुर्की फ्रांस का पुराना मित्र था, इसलिए फ्रांस को तुर्की साम्राज्य में विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त थी। फ्रांस की धार्मिक रुचि यह थी कि वह बहुत पहले से ही तुर्क में आबाद रोमन कैथोलिकों का संरक्षक था। नेपोलियन तृतीय ने भी अपने देश के कैथोलिकों को प्रसन्न करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। पूर्वी समस्या में जर्मनी की एकमात्र रुचि यह थी कि वह इस क्षेत्र में रेल लाइन बनाना चाहता था ताकि उसके व्यापार वाणिज्य का विस्तार हो सके। उसकी यह नीति रुचि बाल्कन व्यवस्था के बाद विकसित हुई थी। वस्तुतः यूरोपीय महाशक्तियों के पारस्परिक स्वार्थों तथा तुर्की साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति के कारण ही पूर्वी समस्या उत्पन्न हुई थी। इस समस्या को एक गठिया रोग की संज्ञा दी जाती है जो कभी टांगों को तो कभी हाथों को आसक्त करता रहता है। जॉन मॉर्ले ने कहा है कि परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों एवं स्वार्थों से उत्पन्न जटिल, असाध्य एवं परिवर्तनशील समस्या को ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्रीमिया युद्ध के पूर्व की घटनाएं, जिसमें सबसे पहले है सर्बिया का विद्रोह। वियना कांग्रेस के पूर्वी बाल्कन प्रायद्वीप में स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो चुका था। तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सर्वप्रथम 1804 में सर्बिया ने विद्रोह किया था। विद्रोह का नेतृत्व काराजार्ज ने किया। 1815 में मिलोस ओब्रिनोविच के नेतृत्व में सर्बों ने पुनः विद्रोह कर दिया। विवश होकर तुर्की ने ओब्रानोविच को राजा मानते हुए सर्बिया को स्वायत्त शासन के कुछ अधिकार दे दिए, किंतु सर्बिया पर सुल्तान की संप्रभुता कायम रही। इससे भी जब स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, तब रूस के दबाव से बाध्य होकर 1826 में सर्बिया को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। 1830 तक सर्बिया अपने आंतरिक शासन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तुर्की का प्रभुत्व अब नाम मात्र कर रह गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में सर्बिया के विद्रोह से तुर्की साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में कुछ राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए, जिनके राजनीतिक विचार तथा साहित्यिक प्रेरणा के कारण यूनानियों को अपनी पराधीनता अखड़ने लगी और वे तुर्की के दमनकारी शासन से मुक्त होने का स्वप्न देखने लगे। यूनान में क्रांतिकारी युद्ध समितियों का गठन किया गया था। इनमें हिटेरिया फिल्के नामक संस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इसका उद्देश्य तुर्की को यूरोप से निकालकर कुस्तुनतुनिया में पुनः यूनानी साम्राज्य स्थापित करना था। अप्रैल 1821 में मोरिया तथा एजियन सागर के कुछ द्वीपों में विद्रोह की आग भड़क उठी
जिसने समूचे यूनान को अपनी लपेट में ले लिया। विद्रोहियों ने सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया और कई बार सैनिक झड़पों में तुर्क सेनाओं को परास्त कर खदेड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुर्की के सुल्तान ने मिस्र के शासक मेहमत अली से सहायता मांगी। मिस्री सेना ने बर्बरता के साथ यूनानियों के विद्रोह को कुचल दिया। मुसलमानों की हत्याओं के प्रतिशोध में अनेक स्थानों पर यूनानियों का कत्लेआम किया गया। 6 जुलाई 1827 को रूस, फ्रांस और इंग्लैंड में एक संधि हुई, जिनके अनुसार तुर्की के सुल्तान को कहा गया कि वे अपने अधीन यूनान को स्वायत्तता प्रदान कर दे, परंतु सुल्तान ने तीनों शक्तियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः मित्र राष्ट्रों की संयुक्त जंगी बेड़ा सक्रिय हो गया। 20 सितंबर 1827 को यूनानियों ने तुर्की की नौसैनिक टुकड़ी पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इसके प्रत्युत्तर हेतु मेहमत अली का पुत्र इब्राहिम, जो यूनान में मिस्री सेना का संचालन कर रहा था, अपना जहाजी बेड़ा लेकर नेवरिनो की खाड़ी से बाहर निकला। इस पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के संयुक्त बेड़े ने नेवरिनो की खाड़ी में प्रवेश किया। 20 अक्टूबर 1827 को नेवरिनो के युद्ध में तुर्की के तमाम जहाज नष्ट कर दिए गए, परंतु इस घटना के तत्काल बाद इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध से अलग हो गए। इंग्लैंड ने तो इसे अशुभ घटना बतलाकर उसके लिए खेद भी प्रकट किया। अब रूस को अकेले ही आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। रूस की सेना बाल्कन पर्वतमाला को पार कर एड्रियानोपल पर अधिकार करके कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ी। विवश होकर तुर्की को 14 सितंबर 1829 को रूस के साथ एड्रियानोपल की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार तुर्की के प्रभुत्व के अंतर्गत यूनान के राज्य का निर्माण करना था, परंतु यूनानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, अतः उन्होंने समझौते को ठुकरा दिया। महाशक्तियों के स्वार्थ ने इस समस्या को और भी अधिक उलझा दिया। अंत में इंग्लैंड के प्रतिनिधियों से सितंबर 1833 में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड में एक नया समझौता हुआ, जिसके अनुसार यूनान को पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया तथा बवेरिया के राजा के दूसरे पुत्र राजकुमार आटो को यूनान का राजा बनाने का निर्णय किया गया। इस प्रकार यूनान तुर्की के प्रभाव से मुक्त हो गया, परंतु यह भी सत्य है कि यदि यूनान को यूरोप के लोगों की सहायता नहीं मिलती तो वह संभवतः अपने को स्वतंत्र नहीं करा पाते। अब है अंकियार स्केल्सी की संधि। यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मिस्र के शासक, जो तुर्की सुल्तान के अधीन ही था, ने तुर्की सुल्तान को सैनिक सहायता दी थी। प्रत्युत्तर में सुल्तान ने उसे क्रीट द्वीप पुरस्कार में दिया, परंतु मेहमत अली इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह सीरिया पर अधिकार करना चाहता था। नवंबर 1831 में उसने अपने पुत्र इब्राहिम को सीरिया पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, जिसने सीरिया, अकरा, दमिश्क, जाफा और गाजा पर अधिकार कर लिया। सुल्तान की सेनाएं सभी स्थानों पर पराजित हुई। तब सुल्तान ने इंग्लैंड, फ्रांस और रूस से सहायता की याचना की, परंतु रूस के अलावा अन्य कोई तैयार नहीं हुआ। फरवरी 1833 में जब रूसी जहाजी बेड़ा और सेनाएं तुर्की में पहुंच गई तो इंग्लैंड और फ्रांस ने सुल्तान पर दबाव डालकर मेहमत अली को सीरिया, दमिश्क, अलेपो तथा अदन का बंदरगाह दिलवा दिया। इस पर मिस्री सेना वापस लौट गई। मिस्री सेना तो लौट गई, परंतु रूस तुर्की से अपनी सहायता का मूल्य वसूल किए बिना जाने को तैयार नहीं था। अतः विवश होकर सुल्तान को अंकियार स्केल्सी की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। संधि के अनुसार तुर्की ने डार्डेनल्स के जल डब्रोमध्य के अन्य सभी राज्यों के युद्धपोतों के लिए बंद रखने तथा रूसी युद्धपोतों को आने जाने की सुविधा प्रदान की तथा रूस ने तुर्की को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इस संधि से तुर्की पर रूसी प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, परंतु इससे इंग्लैंड चिंतित हो उठा और अवसर मिलते ही संधि को रद्द करवाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। संयोग से उसे यह अवसर शीघ्र ही मिल गया। सुल्तान ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु मेहमत अली की सेनाओं के सामने न टिक पाया। अंत में जुलाई 1841 में रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा और फ्रांस ने लंदन की संधियों द्वारा दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाया। लंदन की संधि ने अंकियार स्केल्सी की संधि में रूस को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। संधि में सभी राज्यों ने तुर्की की अखंडता को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। अब हम बात करते हैं क्रीमिया युद्ध के कारण क्या क्या थे। उसमें पहला है ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न। 1853 ईस्वी तक पूर्वी समस्या अपेक्षाकृत शांत रही, परंतु महाशक्तियाँ तुर्की में अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कूटनीतिक दावपेच लगाती रही। परिणाम स्वरूप 1854 में इतिहास प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध भड़क उठा। इसके मुख्य कारण थे, जिनमें से ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न पहला है। फिलिस्तीन में स्थित जेरूशलम के पवित्र स्थान तुर्की साम्राज्य में थे। इन पवित्र स्थानों में सदियों से ग्रीक चर्च के सन्यासी रहते चले आ रहे थे। 1535 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान ने इन पवित्र स्थानों की देखभाल करने का कार्य
कैथोलिक सन्यासियों को सौंप दिया तथा फ्रांस को तुर्की में रहने वाले रोमन ईसाइयों का संरक्षक मान लिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने इन पवित्र स्थानों में रुचि लेना बंद कर दिया। फलतः इन पवित्र स्थानों पर ग्रीक सन्यासियों का अधिकार हो गया। रूस ग्रीक सन्यासियों का संरक्षक माना जाता था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया। वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस के कैथोलिकों को प्रसन्न करना चाहता था। अतः 1850 में उसने तुर्की के सुल्तान से मांग की कि कैथोलिक सन्यासियों के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस लौटाया जाए। इस पर रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को यथास्थिति बनाए रखने को कहा। तुर्की के सुल्तान ने व्यवहारिक रूप से फ्रांस की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे रूस नाराज हो गया। फिर है तुर्की द्वारा रूसी प्रस्ताव को ठुकराना। मार्च 1853 में रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान की मांग की कि तुर्की साम्राज्य के समस्त यूनानी चर्च के मानने वाले ईसाइयों पर वह रूस का संरक्षण स्वीकार करे। इंग्लैंड और फ्रांस को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था, अतः तुर्की के सुल्तान ने रूस के प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए ठुकरा दिया। फिर है रूसी राजदूत का तुर्की से पलायन। जनवरी 1853 में रूस के जार ने प्रस्ताव रखा कि तुर्की साम्राज्य का आपस में बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, परंतु इंग्लैंड को रूस का यह खतरनाक प्रस्ताव पसंद नहीं आया। इधर तुर्की के सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया में स्थित ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजदूतों की सलाह पर यूनानी चर्च के अनुयायियों पर रूसी संरक्षण की मांग को ठुकरा दिया था। इससे कुस्तुनतुनिया में स्थित रूसी राजदूत मेनशिकाफ अत्यंत क्रोधित हो उठा और वह सुल्तान के इस निर्णय के विरोध में 22 मई 1853 को रूसी दूतावास के अन्य कर्मचारियों के साथ स्वदेश लौट गया। फिर चौथा कारण है रूसी सेनाओं का तुर्की साम्राज्य में प्रवेश। 31 मई 1853 को रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को चेतावनी दी कि वह रूस की मांगें स्वीकार कर ले, अन्यथा रूस मोल्दविया तथा वालेशिया पर अधिकार कर लेगा। रूस की इस धमकी से इंग्लैंड और फ्रांस चौकन्ने हो गए तथा दोनों ने अपने जहाजी बेड़ों को वेजिका की खाड़ी में पहुंचने का आदेश दे दिया। इससे उत्साहित होकर तुर्की सुल्तान ने रूस की मांगों को पुनः ठुकरा दिया। अतः 21 जुलाई 1853 को रूस की सेना ने मोल्दविया तथा वालेशिया पर अधिकार कर लिया। इससे स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। फिर पांचवा कारण है वियना नोट। युद्ध को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया की पहल पर इंग्लैंड, फ्रांस व प्रशा तथा ऑस्ट्रिया के नेताओं का वियना में सम्मेलन हुआ और एक नोट तैयार किया गया जिसे वियना का नोट कहा जाता है। इस नोट में तुर्की के सुल्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए तुर्क साम्राज्य में रहने वाले यूनानी ईसाइयों की सुरक्षा का अधिकार रूस को प्रदान किया गया, परंतु तुर्की के सुल्तान ने वियना नोट को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप रूस और तुर्की के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्रीमिया युद्ध। इसमें 3 चरण रहे। इसमें पहला चरण है युद्ध का प्रथम चरण। तुर्की के सुल्तान को इंग्लैंड व फ्रांस से सहायता मिलने की आशा थी, अतः 5 अक्टूबर 1853 को उसने रूस को चेतावनी दी कि वह 15 दिन के अंदर मोल्दविया और वालेशिया खाली कर दे। रूस ने चेतावनी का कोई उत्तर नहीं दिया, अतः 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर 1853 को रूस ने सिनोय की खाड़ी में से तुर्की के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। इस घटना को सिनोय का हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना से इंग्लैंड और फ्रांस चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि रूस को नहीं रोका गया तो तुर्की का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जो उनके राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अतः इंग्लैंड और फ्रांस का संयुक्त जहाजी बेड़ा काला सागर जा पहुंचा। इस बीच नेपोलियन तृतीय ने युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। 27 फरवरी 1854 को इंग्लैंड व फ्रांस ने संयुक्त रूप से रूस को चेतावनी दी कि वह 30 अप्रैल तक मोल्दविया व वालेशिया खाली कर दे। रूस ने इस चेतावनी को ठुकरा दिया। इस पर 28 मार्च 1854 को इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मार्च अप्रैल 1854 में रूस को सिलेस्ट्रिया में तुर्की की सेनाओं से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मई के अंत तक इंग्लैंड तथा फ्रांस की सेनाएं भी तुर्कों की सहायता के लिए पहुंच गई। इसी समय ऑस्ट्रिया ने भी रूस को अपनी सेनाएं हटा लेने की चेतावनी देते हुए रूसी सीमा पर अपनी सेनाएं तैनात कर दी, ताकि रूस पर पीछे से आक्रमण किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में रूस को विवश होकर डैन्यूब प्रदेशों से अपनी सेनाएं वापस हटानी पड़ी। रूसी सेना के हटते ही ऑस्ट्रिया ने तुर्की से बातचीत करके युद्ध काल तक मोल्दविया और वालेशिया में अपनी सेना तैनात कर दी। ऑस्ट्रिया की यह शत्रुतापूर्ण तटस्थता नीति आगे चलकर रूस के पराजय का प्रमुख कारण बनी।
रूसी सेना के डैन्यूब प्रदेश से हट जाने से इंग्लैंड और फ्रांस का प्रारंभिक उद्देश्य पूरा हो गया था, परंतु वे रूस की शक्ति छीन कर उसे पंगु बना देना चाहते थे ताकि भविष्य में रूस उन्हें परेशान न कर सके। अतः जुलाई 1854 में मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, प्रशा, तुर्की आदि ने रूस के समक्ष निम्नलिखित 4 प्रस्ताव रखे। पहला, मोल्दोवा एवं वालेशिया पर रूस के संरक्षण अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, डैन्यूब नदी में यूरोप के सभी राज्यों को व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो। तीसरा, तुर्की की यूनानी जनता पर रूस अपने संरक्षण के अधिकार को त्याग दे। चौथा, तुर्की को यूरोपीय राज्य मंडल में शामिल कर लिया जाए। अब है युद्ध का द्वितीय चरण और क्रीमिया पर आक्रमण। रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इस पर इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस की सामुद्रिक शक्ति के प्रमुख केंद्र क्रीमिया पर आक्रमण करने का निश्चय किया। क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर रूस का सामुद्रिक शस्त्रागार था। 14 सितंबर 1854 को ब्रिटिश एवं फ्रेंच सेनाएं सेवास्टोपोल के उत्तर में यूपेटोरिया की खाड़ी में जा पहुंची। 20 सितंबर को दोनों पक्षों में एल्मा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें रूसी सेना परास्त हुई। इससे सेवास्टोपोल पर आक्रमण करने का मार्ग खुल गया। 17 अक्टूबर से सेवास्टोपोल का घेरा आरंभ किया गया। क्रीमिया युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई सेवास्टोपोल के लिए ही हुई थी। यह घेरा लगभग 11 महीने तक चलता रहा तथा युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 5 लाख लोग मारे गए। जनवरी 1855 के अंत में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कैबूर ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेने का निश्चय करते हुए 18,000 सैनिक क्रीमिया भेज दिए, जिससे मित्र राष्ट्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। इसी बीच मार्च 1855 में रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई तथा अलेक्जेंडर द्वितीय रूस का जार बना। युद्ध का अंतिम चरण। सितंबर 1855 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मालाकाफ पर अधिकार कर लिया। अब सेवास्टोपोल को बचाना असंभव हो गया। 9 सितंबर 1855 को रूसी सेना ने अपना गोला बारूद में आग लगा दी। इसके बाद सेवास्टोपोल पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। सेवास्टोपोल के पतन के बाद भी कुछ दिनों तक युद्ध जारी रहा। 28 नवंबर को रूसी सेनाओं ने तुर्की के महत्वपूर्ण दुर्ग कार्स पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात रूस संधि करने को तैयार हो गया। अब है पेरिस की संधि। 25 फरवरी 1856 को इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और सार्डिनिया पिडमांट के प्रतिनिधि संधि की शर्तों पर विचार विमर्श के लिए पेरिस में एकत्रित हुए। संधि के लिए ऑस्ट्रिया ने मध्यस्थता की। 30 मार्च 1856 को सभी देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। इस संधि में मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। तुर्की को यूरोप में की संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया, जिससे उसकी गणना यूरोप के बड़े राज्यों में होने लगी। सभी राष्ट्रों ने तुर्की की स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने की गारंटी दी। तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्थिति में सुधार करने का पुनः आश्वासन दिया। इसके बदले में यूरोपीय राष्ट्रों ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना स्वीकार किया। काला सागर को तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया, जहां किसी भी राष्ट्र के युद्धपोतों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि रूस और तुर्की यहाँ अपने सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेंगे। रूस और तुर्की ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। कार्स पर पुनः तुर्की तथा क्रीमिया पर रूस का अधिकार मान लिया गया। मोल्दोवा तथा वलेशिया पर रूस का संरक्षण समाप्त हो गया। 5वीं, तुर्की के प्रभुत्व में सर्बिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई तथा यूरोपीय राज्यों ने उसकी स्वतंत्रता की गारंटी दी। 6ठी, डैन्यूब नदी में सभी राज्यों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 7वां, तुर्की साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा के अधिकार से रूस को वंचित कर दिया गया। अब है क्रीमिया युद्ध का महत्व। क्रीमिया युद्ध के महत्व के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। सर रॉबर्ट मोरियर के अनुसार यह युद्ध आधुनिक युग का सबसे निरर्थक युद्ध था। थियर्स के अनुसार यह युद्ध कुछ अभागे साधुओं को पूजा गृह की चाबियां दिलवाने के लिए लड़ा गया था, किंतु उनके संबंध में कोई उचित व्यवस्था न हो सकी और व्यर्थ में सहस्त्रों सैनिकों का बलिदान हो गया। डेविड थॉमसन ने लिखा है कि 1855 में 3 बड़े राज्यों के बीच युद्ध होना पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत शांति बनाए रखने के प्रयत्नों की प्रथम विफलता थी। ग्रांट एवं टेम्परले ने लिखा है कि विज्ञान के आधुनिक साधनों के बिना लड़े जाने वाला यह अंतिम युद्ध था
उसके उद्देश्यों एवं कूटनीतिक प्रणाली पर मध्य युग की स्पष्ट छाप थी, क्योंकि उसके कारणों में क्रूसेड के काल के समान आर्थिक समस्याएं भी एक कारण बन गई थी। वस्तुतः क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास का संक्रांति काल था। इसके पूर्व लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में शांति रही, किंतु इसके बाद 15 वर्षों में यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य 4 बड़े युद्ध हुए। इसका प्रमुख कारण यह था कि क्रीमिया युद्ध के बाद यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक संबंधों का दृष्टिकोण ही बदल गया। क्रीमिया युद्ध की विजय के बाद नेपोलियन तृतीय एवं फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ गई तथा नेपोलियन तृतीय राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न करने लगा। इधर ऑस्ट्रिया वियना व्यवस्था के आधार पर यूरोप में अपने प्रधानता बनाए रखने का प्रयत्न करता रहा, किंतु क्रीमिया युद्ध के प्रति उसकी नीति के कारण यूरोपीय राज्यों में उसके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। क्रीमिया युद्ध के कारण रूस की विदेश नीति में परिवर्तन आया। रूस ने मध्य यूरोपीय समस्याओं में अधिक सक्रिय भाग लेना बंद कर दिया। इंग्लैंड ने भी यूरोप की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अब यूरोपीय रंगमंच पर बिस्मार्क, कैबुर्ग एवं गोर्शकॉव जैसे राजनीतिक का उदय हुआ, जिन्हें वियना व्यवस्था के प्रति कोई लगाव नहीं था। पेरिस की संधि द्वारा पूर्वी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया गया, किंतु यह इतनी जटिल थी कि यूरोपीय राज्य इस पर एकमत नहीं हो सकते थे। क्रीमिया युद्ध का एक उद्देश्य रूस को निर्बल बनाना था। पेरिस की संधि द्वारा उसकी प्रगति पर कुछ समय के लिए रोक अवश्य लगा दी गई थी, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा पर रोक नहीं लगा जा सकी। 1870 में रूस ने काले सागर संबंधी शर्तों को अस्वीकार कर दिया तथा 1878 में उसने बेसरबिया पर पुनः अधिकार कर लिया। रूस की एशियाई विस्तार की नवीन नीति से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को नया खतरा उत्पन्न हो गया। प्रसिद्ध विद्वान हेजन ने पेरिस की संधि की आलोचना करते हुए लिखा है कि पूर्वी समस्या को हल करने में यह युद्ध पूर्ण रूप से असफल रहा। साउथगेट ने भी पेरिस की संधि की आलोचना करते हुए लिखा है कि पेरिस की संधि द्वारा पूर्वी समस्या का जो हल निकाला गया वह न तो उचित ही था और न पर्याप्त। पेरिस संधि की इस घोषणा से कि यूरोपीय राज्य तुर्की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तुर्की साम्राज्य की ईसाई जनता को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप पूर्वी समस्या और अधिक उलझ गई। AJP टेलर ने लिखा है कि क्रीमिया के युद्ध से पवित्र मैत्री की प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गई, किंतु उसके स्थान पर कोई नवीन व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। न तो ब्रिटेन के उदारवादी आदर्शों के आधार पर ही कोई व्यवस्था स्थापित हो सकी और न ही नेपोलियन तृतीय की क्रांतिकारी कल्पनाएं ही साकार हो सकी, बल्कि यूरोप में ऐसी अराजकता प्रारंभ हो गई जो पूर्वी समस्या से संबंधित दूसरे संघर्ष तक चलती रही।